बेटा गुड आफ्टरनून। बेटा गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए टॉपिक शुरू करेंगे अपना। यहां पर एवरेजेस में हम बात कर रहे थे, वैसे स्टैटिस्टिक्स में वी आर डन विद सर्टेन बेसिक्स। कुछ बेसिक्स हमने यहां पर कर लिए थे। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर। हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो बेटा चैप्टर है मेरे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन एज पर ICAI स्टडी मटेरियल। अगर हम बात करें तो ये है मेरे पास चैप्टर का पूरा नाम, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। मैंने क्या किया हुआ है, इस चैप्टर को दो टुकड़ों में अलग अलग तोड़ा हुआ है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। क्लियर है बात? तो पहले मैं सिर्फ चर्चा करूंगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, और जब वो खत्म हो जाएगा तो अलग चैप्टर है मेरे पास यहां पर डिस्पर्जन। ऑल्सो स्टडी मटेरियल में सब एक साथ इकट्ठा करके दिया हुआ है। ठीक, दूसरी बात, ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं, इसी चैप्टर के, ये तो पता ही है सबको कि हमारे पास पैटर्न कौन सा है बेटा, पेपर का पैटर्न क्या है बेटा, MCQ पैटर्न है। यानी बड़े क्वेश्चंस मुझे नहीं करने, करेंगे हम क्लास में, बट यस वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। हम क्या करेंगे, मैं चैप्टर कराऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये स्टैटिस्टिक्स वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है जो आपने क्लास 11th में पढ़ी थी। वहां डेटा दिया होता था, AM निकाल दो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो, कोरिलेशन निकाल दो। यहां वो सब नहीं आएगा। यहां सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। यहां पर जो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में वो प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी, वो बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी लॉजिकली। प्रॉपर्टीज का गेम है पूरा यहां पर। फाइन, अब क्वेश्चन क्लास में कर लिए, समझा मैंने दिया। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पीछे देखिए, वहां पर सेकंड बुक में ही पीछे है MCQ लिखे हुए, वहां पर पीछे देखो कौन सा पेज है बताओ। दोबारा से पेज नंबर 1 शुरू हो रहा है लास्ट में। कौन से पेज के बाद, पेज नंबर कौन सा, 93 के बाद देखिए दोबारा शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा, यहां पर जब मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा तब वो चैप्टर आप MCQ शुरू करेंगे। क्लियर है बात? बोलो बेटा। एग्जाम में यही आएंगे। जो हम शुरू में कंटेंट कराऊंगा क्लास में क्वेश्चंस, उसमें से बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वहीं से समझ में आएगा, प्रैक्टिस वहीं से होगी। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो सारे पीछे लिखे हुए हैं MCQ। ये सारे क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम स्टडी मटेरियल। तो क्या हमें स्टडी मटेरियल को करने की आवश्यकता नहीं है? आंसर इज कर लो। एक बार मैं बताता हूं आपको क्या करना होगा, दोबारा बताऊंगा बाद में। ये देखो, ये हम बात कर रहे हैं अभी स्टैट्स की, मैथ्स की बात भी नहीं कर रहा, जब वो शुरू होगा तब बात करूंगा। स्टैटिस्टिक्स में जो चैप्टर है कोई भी एक, तो उस चैप्टर में 3 चीजें होंगी, इलस्ट्रेशन यानी सॉल्व्ड एग्जाम्पल, कुछ है यहां पर एक्सरसाइज MCQ वाली, और कुछ हैं एडिशनल क्वेश्चंस। हर चैप्टर में ये पड़ा हुआ है। आपको ये इलस्ट्रेशंस नहीं करनी, नॉट रिक्वायर्ड। बड़े क्वेश्चंस की जो जरूरत थी, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं यहां पर। ठीक, वो आते नहीं एग्जाम में। जितनी जरूरत थी मैं क्लास में करा दूंगा, आपको नहीं करना। ठीक, आपको ये एक्सरसाइज वाले MCQ सारे करने हैं। ऑल्दो यू विल फाइंड कि सर कर तो लिए, लगभग सारे ही मैंने बुक के पीछे जो सेकंड सेगमेंट है वहां कवर कर दिए हैं, लेकिन एक बार और कर लेंगे, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी।
टेस्ट से पहले की। ठीक, मैं 2 दिन दूंगा चैप्टर खत्म होने के बाद फिर से, कि 2 दिन का रेस्ट है, रिवीजन कर लो, फिर एवरेजेस का टेस्ट होगा। ठीक, यहां भी ऐसे ही चलेगा। वो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस बार इसमें। और ये जो हर एक्सरसाइज के बाद एडिशनल क्वेश्चंस हैं, ये भी नहीं करने। क्यों नहीं करने? असल में क्या किया उसने, जब स्टडी मटेरियल बनाया ना, तो उसने कहा एवरेज चैप्टर है, तो उसके जहां भी क्वेश्चन मिले उसने उठाए और डाल दिए, बजाय ये देखे कि वो कॉन्सेप्ट हमारे पास है भी या नहीं है। ठीक, तो आपको ये वाला पोर्शन नहीं करना, इलस्ट्रेशन नहीं करने, सिर्फ आपको एक्सरसाइज जो दी हुई हैं 1A 1B 1C करके होंगी, वो 2 हैं तो 2, 3 हैं तो 3, वो आपको कवर करनी है। क्लियर है बात? काम आसान हो गया, काम आसान हो गया। एंड सेम विल अप्लाइज विद मैथमेटिक्स ऑल्सो, दोनों में सेम काम करेंगे। फिर बता दूंगा जब ये शुरू करेंगे, तो चैप्टर खत्म होने के बाद जिस दिन मैं बोल दूंगा कि बेटा चैप्टर खत्म हो गया, अब कल से चैप्टर नया शुरू करेंगे, तो आपके घर पर क्या काम शुरू हो जाएगा? MCQ करेंगे जो पीछे लिखे हैं बुक के, और फिर स्टडी मटेरियल के करेंगे एक्सरसाइज, और फिर आप टेस्ट के लिए तैयार हैं। बेटा क्लियर है बात इतनी? बोलो बेटा फटाफट। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। बेटा टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है बेटा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वैसे स्टडी मटेरियल में टॉपिक था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, जिसको फर्स्ट पार्ट निकालकर हम प्यार से एवरेजेस भी बोलेंगे। ये एवरेजेस का मतलब क्या होता है जी? एवरेजेस का मतलब क्या होता है बताओ जी? मैंने कहा क्लास का एवरेज जो है वो 42, एवरेज वेट जो है वो 42 kg है। क्या मतलब क्या है इसका? हाँ जी, ठीक है सर, इसका मतलब कुछ ऐसा हो गया, अगर आप एवरेज बोल रहे हो कि एवरेज क्लास का 85% रिजल्ट है, तो उसका मतलब लगभग सबके 85 के इर्द गिर्द मार्क्स होंगे। किसी के शायद 80 होंगे, किसी के 90 भी होंगे, किसी के 75 तो किसी के 95 भी होंगे। लेकिन ये एक ऐसी वैल्यू है एवरेज विच रिप्रेजेंट्स द एंटायर डेटा, और सारा डेटा इसके आसपास बिखरा होगा। कुछ के 85 भी होंगे, कुछ के 85 भी होंगे, कुछ के कम होंगे, कुछ के ज्यादा होंगे। ये एक ऐसी वैल्यू है विच रिप्रेजेंट्स द एंटायर डेटा। मैंने कहा मेरे बच्चे जो क्लास में हैं, उस क्लास का एवरेज मार्क्स जो आए हैं, टेस्ट लिया मैंने, और उसमें एवरेज मार्क्स आए लेट्स से 45%। बताओ बेटा कुछ कहना चाह रहे हो क्या? हाँ सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप नालायकों की फौज लेके घूम रहे हो। मैंने कुछ नहीं बताया बच्चों के बारे में। एक वैल्यू देखकर समझ में आ गया कि नहीं है? 45% मार्क्स हैं बच्चों के। मैंने कहा बेटा मेरी क्लास में जो बच्चे हैं ना, उनका एवरेज वेट 12 किलो है। क्या समझ में आया? ओहो सर, आपने इसका मतलब नर्सरी के बच्चे पढ़ाने भी शुरू कर दिए। मैंने कुछ नहीं बताया था आपको। ये एक वैल्यू है जिसने पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप ठीक है बात ये। तो एवरेज इज द वैल्यू, और क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज इससे आसपास फैली होंगी, कुछ यहां भी होंगी, ये कहीं मिडिल में होगी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको कह पाइएगा मेजर, नापना, क्या? ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कि टेंडेंसी क्या है डेटा की, उस डेटा में कहीं सेंट्रल पॉइंट कहां है, तो दैट इज कॉल्ड एवरेज। तो एवरेज का मतलब एवरेज इज द वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द एंटायर डेटा, जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे, उस वैल्यू को कह देंगे एवरेज वैल्यू। मैं ये कह रहा हूं मेरी क्लास में
जितने भी बच्चे हैं सबके 10 नंबर आए इत्तेफाक से, सारे होशियार निकल गए। 10 नंबर का पेपर था, सबके 10 नंबर हैं। बताओ इस सीरीज, इस डेटा का एवरेज कितना होगा? मैंने फॉर्मूला नहीं बताया कोई आपको अभी, मुझे नहीं पता एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं आपसे समझ के बेसिस पर कि एवरेज कितनी होगी इसकी। इस डेटा में एवरेज होगा 10। क्या ये समझ में आती है? पहली प्रॉपर्टी तैयार हो गई। पहली प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी है? मैं ये बोल रहा हूं कि इफ ऑल द आइटम वैल्यूज इन अ सीरीज, लिखवाऊंगा सब, सिर्फ सुनते रहो। इफ ऑल द आइटम वैल्यूज इन अ सीरीज आर कांस्टेंट, से के, सारी आइटम वैल्यूज के हैं, सबके के मार्क्स आए हैं, तो इस सीरीज का एवरेज कितना होगा? के ही होगा। बेटा बोलो ठीक है ना? ये आएगा एग्जाम में। मैं आपको सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहा हूं कि एग्जाम में ये सब आएगा, और कुछ भी रट नहीं सकते आप। फॉर्मूले हैं लेकिन प्रॉपर्टीज समझनी ही पड़ेंगी। एक प्रॉपर्टी को 50 तरीके से घुमा फिराकर पूछेगा। वो पूछेगा इफ ऑल आइटम वैल्यूज आर कांस्टेंट देन एवरेज इज 1, 0, कैन नॉट बी कंप्यूटेड, या के। क्या कहोगे? क्लियर है बात? अच्छा, और सुनिए, मैंने आपसे कहा किसी भी सीरीज का, ये एक सीरीज है, इस सीरीज का मैंने एवरेज निकाला, वो क्या 0 आ सकता है? एवरेज ऑफ अ सीरीज। अब जल्दीबाजी कंक्लूजन्स मत ड्रॉ करो। एवरेज ऑफ अ सीरीज 0 हो सकता है क्या? एग्जाम्पल, अब फॉर्मूले पे जा रहे हो, फॉर्मूला नहीं चाहिए, वो तो पता ही है, आप सीख क्या, मैंने क्या सिखाया? सबके नंबर 0 हैं भाई। इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या होगी? सब बच्चों के नंबर 0 हैं तो एवरेज भी कितना आएगा? आप फॉर्मूले में लेके जा रहे हो मुझे कि कुछ माइनस है कुछ प्लस है, सम करेंगे 0 आ जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम वैल्यूज, तो एवरेज भी 0 आएगा। वो मैथमेटिकली ठीक है, वो मुझे नहीं सिखाना आपको, वास्तव में नहीं सिखाना मुझे। फॉर्मूले में बहुत कम टाइम लगाऊंगा मैं, मुझे प्रॉपर्टीज चाहिए, आपके समझ आना चाहिए, रीडिंग करनी आनी चाहिए। 0 हाँ हो सकता है, सारी के सारे बच्चों के 0 मार्क्स हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल, तो एवरेज कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। द एवरेज ऑफ अ सीरीज कैन बी पॉजिटिव, कैन बी 0 ऑल्सो। क्या नेगेटिव हो सकता है? क्या एवरेज नेगेटिव हो सकता है? देखो आवाज नहीं आ रही, कंफ्यूजन है इसका मतलब। एवरेज नेगेटिव हो सकता है क्या? हो सकता है भाई, सारी की सारी आइटम वैल्यूज नेगेटिव हैं। अगर डे टेम्परेचर नेगेटिव में चल रहा है, क्लियर है बात कि नहीं है, तो उसका क्या आएगा? एवरेज नेगेटिव ही तो आएगा। क्लियर है बात? एक और प्रॉपर्टी बता दी मैंने आपको, 2 बताई अभी तक। कौन कौन सी? पहली पढ़ो, पढ़ो मतलब मेरे साथ पढ़ो। क्या थी बताओ फर्स्ट प्रॉपर्टी? इफ ऑल आइटम, ये पढ़ना दिमाग में, इसको रीडिंग करना सीखो। आपको ये तो समझ में आता है कि सारे 10 हैं तो एवरेज 10 आएगा। आपको ये दिमाग में सिग्नल नहीं मिलता जब मैं बोलूंगा इफ ऑल आइटम वैल्यूज आर कांस्टेंट से के, आपको ये लाइन पकड़नी है, वरना आपको कॉन्सेप्ट पता है, एमसीक्यू का मतलब नहीं निकाल पाओगे। इफ ऑल द आइटम वैल्यूज आर कांस्टेंट से के, देन एवरेज ऑफ द सीरीज विल ऑल्सो बी के। बेटा बोलो, एवरेज ऑफ अ सीरीज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, और इट कैन बी 0 ऑल्सो। लॉजिकल है कि नहीं है? अभी कोई फॉर्मूला नहीं किया मैंने, मैं फॉर्मूला शुरू भी नहीं कराऊंगा आज, मैं ऐसे ही घुमाऊंगा यहां से वहां भी फिलहाल आपको। ठीक,
पूरे सिर्फ एवरेज वर्ड के इर्द गिर्द घुमाऊंगा आपको, आपके दिमाग में सेटल हो कि बिना फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे करनी है। और सुनिए, तो यानी क्या बता दिया मैंने ये बता दिया एवरेज कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो ऑल्सो। तो कुछ भी हो सकता है भाई, घबराते क्यों हो आप? वो बोलता है नेगेटिव कैसे हो जाएगा, मार्क्स नेगेटिव हो सकता है भाई। आप सिर्फ मार्क्स के परिप्रेक्ष्य में क्यों सोच रहे हो? डे टेम्परेचर दिए हुए, कल का टेम्परेचर -5 था, फिर -4 था, फिर -2 था, फिर -1 था। बताओ 4 दिनों का एवरेज टेम्परेचर कितना? तो नेगेटिव ही तो आएगा। तो यस, कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। बेटा ठीक है? अच्छा, अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और हो सकता है क्लास भी इसमें ही खत्म हो जाए मेरी। ठीक, ये अगली 4-5 चैप्टर तक काम आएगा और मैं बार बार नहीं बताऊंगा। फिर मैं इसके वर्ड्स उठाया करूंगा सीधा। डेरिवेशन आज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए बस। ये दिया हुआ है मुझे, ये सीरीज दी हुई है कोई, और इस सीरीज में ये कुछ आइटम वैल्यूज हैं। ठीक, मैंने इसका एवरेज भी कैलकुलेट कर लिया, न जाने किस फॉर्मूले से, लेकिन मैंने एवरेज निकाल लिया। लेट्स से वो आ गया 15। ठीक, फॉर्मूला कुछ नहीं सीखा हमने अभी, कोई एवरेज था वो निकाल लिया हमने, पता नहीं कौन सा फॉर्मूला था, 15 एवरेज आ गया। नाउ ईच आइटम वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाय 2। क्या हिंदी कर पा रहे हो? इसका मतलब क्या है? क्या मतलब बताओ? x+2 का मतलब क्या है? सीरीज इंक्रीज्ड बाय 2। तो इस सब को जोड़कर 2 ऐड कर दूं? नहीं, हर आइटम वैल्यू में 2 ऐड करते गए, यही तो मतलब है। जैसे यहां था 5, यहां था 8 एंड सो ऑन। कितना हो गया ये? 7, 10 एंड। मेरा सवाल ये है कि व्हाट वुड बी द एवरेज ऑफ द न्यू सीरीज? नई सीरीज का एवरेज क्या होगा? बड़ा सिंपल सा जवाब है, इफ ऑल द आइटम वैल्यूज आर इंक्रीज्ड बाय अ कांस्टेंट नंबर। हिंदी कर पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? ऑल द आइटम वैल्यूज आर इंक्रीज्ड बाय अ कांस्टेंट नंबर, then the average of the new series will be obtained by adding the same constant number with the old average। कितना आंसर आएगा? 70। क्या हिंदी में पढ़ पा रहे हो? फिर सुनो, सारी आइटम वैल्यूज हैं, उसका एवरेज मेरे पास पड़ा हुआ है। वो पता है क्या एग्जाम क्वेश्चन देगा? बताता हूँ आपको कैसे पूछता है। मैंने क्या किया, क्लास के बच्चे थे, उनका मार्क्स टेस्ट लिया था, उनके एवरेज आए 82 मार्क्स। 82 मार्क्स। मैं एक्चुअली मैं सारी एक्सेल शीट बनाता गया, चढ़ाता गया, राम के इतने, शाम के इतने, घनश्याम के इतने, उनका एवरेज निकाला, 82 मार्क्स आ गया। बाद में चेक किया, ओहो तो गलती हो गई, एक क्वेश्चन गलत था, उसके 5-5 मार्क्स मुझे सबको ग्रेस में देने हैं। अब बताओ नया एवरेज कितना आएगा? बता पाओगे क्या? पहले 82 था, सबको आपने 5-5 नंबर और चिपका दिए, तो बताओ नया एवरेज कितना आएगा? 82 से बढ़ जाएगा। बेटा क्लियर हो रही है बात? वो ये प्रैक्टिकल बनाकर ऐसे देगा। अब ये नहीं उसको लेके बैठ जाओ दोबारा से सबको ऐड करो फिर से एवरेज निकालने बैठ जाओगे, नहीं करना। आपका पेपर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज या तो आती होंगी या नहीं आती होंगी। कैलकुलेशन वाले तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर स्टैटिस्टिक्स के हैं, 40 क्वेश्चन हैं, तो 40 में से 8-10 ही होंगे बस, जिसमें कुछ जोड़ घटा करनी पड़ेगी आपको। बाकी मेजॉरिटी क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड ही आते हैं। फाइन, कमिंग बैक, तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है अब? अच्छा, सिमिलरली क्या हुआ? इफ ऑल द आइटम वैल्यूज आर डिक्रीज्ड बाय अ कांस्टेंट नंबर, तो बेटा एवरेज क्या होगा? एवरेज भी 2 से सेम कांस्टेंट नंबर से डिक्रीज हो जाएगा। क्या ये बात ठीक है? yes,
अब सुनो, ये ऐसे लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा, ये बोलेगा ये जो प्लस किया आपने पूरी सीरीज में या माइनस किया आपने पूरी सीरीज में, दिस इज कॉल्ड, आज के बाद इसे बोलेंगे चेंज इन ओरिजिन। अब मैं जैसे ही आपको बोलूं चेंज इन ओरिजिन, आपके दिमाग में ये पिक्चर बन जानी चाहिए। समझ में आ रहा है? मैं ये सब नहीं बोलूंगा अब आगे से, मैं बोलूंगा ओरिजिन चेंज कर दिया। अच्छा, ओहो, मतलब सारी आइटम वैल्यूज को बढ़ा दिया या घटा दिया किसी एक कांस्टेंट नंबर से। क्या इसकी हिंदी समझ में आ रही है? ओरिजिन चेंज कर दिया यानी सारी आइटम वैल्यूज को बढ़ा दिया या घटा दिया। सारी आइटम वैल्यूज को बढ़ा दिया मैंने या घटा दिया। अच्छा एक बात बताओ, बढ़ाने घटाने से क्या मेरे एवरेज पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल पड़ रहा है। जैसे ही हम ओरिजिन चेंज करते हैं हमारा एवरेज चेंज हो जाता है। हाँ बोलो। तो क्या मैं आज के बाद ऐसा बोलना शुरू कर दूं कि एवरेज इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन? यहां लाना है मुझे आपको। क्लियर है बात? ओरिजिन का मतलब, ओरिजिन चेंज करने का मतलब, अच्छा मतलब पूरी सीरीज को एक कांस्टेंट नंबर से ऐड कर दो या माइनस कर दो। अच्छा, अगर ओरिजिन चेंज कर रहे हैं तो हाँ एवरेज पे फर्क पड़ेगा, एवरेज भी कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ओरिजिन चेंज होने से एवरेज भी चेंज हो रहा है, यानी एवरेज इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन। क्या हिंदी समझ में आ रही है? आज के बाद बस हम यही पढ़ा करेंगे। मैं बोलूंगा डिस्पर्जन इज डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कोरिलेशन डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। क्या ये पूरा याद रहेगी स्टोरी? क्लियर है बात? तो मैं यहां तक लेकर आया आपको, एवरेज इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन, यानी इसकी हिंदी करें तो क्या मतलब है कि इफ ऑल द आइटम वैल्यूज आर इंक्रीज्ड or decreased by a constant number, then the average of the new series will also be changed accordingly by increasing or decreasing the old average with the same constant number। बेटा ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और सुनो आगे, और सुनो आगे। अब मैंने आपसे कहा बेटा कि all the item values आर मल्टीप्लाइड बाय 5। वहीं पे चल रहे हैं आगे कहानी लेकर। बताओ जी एवरेज कितना हो जाएगा? यस, प्रॉपर्टी कहती है एवरेज विल अगेन बी मल्टीप्लाइड बाय, कितना हो गया बेटा? समझ में आ रहा है? 5 था तो कितना हो, यहां हो गया था 2, यहां कितना हो जाएगा बेटा? बोलो। 8 में से 3 गए 5, 40। सिर्फ एग्जाम्पल दिमाग में सेट हो जाए इसलिए 2-3 फिगर्स लिखकर दिखा दी। अब ये मत करने बैठ जाना सबको 5 से मल्टीप्लाई किया फिर नई सीरीज बनाई पूरी, उसमें एवरेज के फॉर्मूले चिपकाए और तब नया एवरेज निकाला। जरूरत ही नहीं है भाई, जरूरत ही नहीं है। इफ ऑल द आइटम, पढ़ना क्या लिखा हुआ है ये, इफ ऑल द आइटम वैल्यूज आर multiplied by a constant number, then the average of the new series will be obtained by multiplying the same constant number with the old average। बेटा ठीक है? Same applies to division also। मान लेते हैं x को डिवाइड किया 4 से, बताना एवरेज कितना हो जाएगा? 15 डिवाइड बाय 4, हाउ मच? 3.75 पॉइंट में हो सकता है, एवरेज पॉइंट में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मेरी 5 क्लास हैं। एक सीए फाउंडेशन का सुबह बैच है, एक ऑनलाइन बैच है, सीए इंटरमीडिएट का एक बैच है, सीए इंटरमीडिएट का एक ऑनलाइन बैच है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, और सब में अलग अलग बच्चे हैं। उन सब का मैंने एवरेज निकाला
वो आ गया 32.5। हो सकता है क्या? हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 32.5 हो सकता है क्या? मुंह उठा के कुछ भी बोल दो बस। क्यों नहीं हो सकता भाई? एक क्लास में 10 बच्चे हैं, एक में 9 हैं, उसका एवरेज कितना आएगा? 9.5। वो एक वैल्यू है जो वो क्या कह रही है? वो वैल्यू एवरेज वो बोल रही है कि 9.5 मतलब लगभग लगभग इतने बच्चे। एग्जैक्टली ये थोड़ा ना है वैल्यू। अरे बोलो भाई, एवरेज वैल्यू इज द रिप्रेजेंटेशन ओनली। पॉइंट में हो सकता है नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, एंड इट कैन ऑल्सो बी अ फ्रैक्शनल वैल्यू। इंटीजर, फ्रैक्शनल, समझ में आता है? इंटीजर, फ्रैक्शनल अभी पढ़ा है मैंने। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर क्या होता है? जो पॉइंट में नहीं हो सकता। और फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? जो पॉइंट में हो सकती है। यही चलेगा मेरा पूरा स्टैट्स में, हर जगह वो वर्ड इंटीजर और फ्रैक्शनल यूज करता है। वापिस आओ, तो फिर से वही बात हो गई जी। एवरेज पॉइंट में, सॉरी, इफ ऑल द आइटम वैल्यूज आर डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट नंबर, देन एवरेज ऑफ द न्यू सीरीज कैसे मिलेगा? बाय डिवाइडिंग द सेम कांस्टेंट नंबर विद द ओल्ड एवरेज। बेटा ठीक है। अब ये जो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये जो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको आज के बाद बोलेंगे चेंज इन स्केल। जब मैं बोलूंगा चेंज इन स्केल, दिमाग में क्या आना चाहिए? अच्छा, पूरी सीरीज को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया होगा या पूरी सीरीज को किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर दिया होगा। तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन स्केल। और अब क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि एवरेज इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल। तो कुल मिलाकर मैंने एक लाइन पढ़ाई है बस आपको, क्या? कि एवरेज इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन, उस सब के लिए इतनी सारी कहानी बताई है। आई होप ठीक है बात ये। एवरेज इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन। आओ जी देखते हैं कितना समझ में आया। ये लो, ये मिलेगा एग्जाम में, पढ़ना आना चाहिए। इफ एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स, हर चैप्टर में मिलेगा क्वेश्चन ये। रिलेटेड एज y is equal to x plus 5 and average of x and average of series x is 10. Find average of series y। देखो, हिंदी करना सीखो, इसको पढ़ना सीखो। ये लिखेंगे अभी एग्जाम्पल, आप लिखेंगे वहीं प्रपोजल में। ये पहला एग्जाम का क्वेश्चन है। सुनिए क्या बोल रहा है। एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स, उनमें रिलेशनशिप दिया हुआ है। रिलेशनशिप क्या है? वाई इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है? अच्छा, ओहो, ये एक्स एक सीरीज होगी, मैंने एक नई सीरीज बनाई y। जानते हो कैसे बनी? x और y में रिलेशन क्या है बताओ फटाफट से। x में 5 ऐड करते गए, ओ ये तो पता है हमें पहले। x में 5 ऐड करते गए, उसने उसे नया नाम दे दिया। इस बार नाम क्या दे दिया इसने इसे? बोलो बेटा, y दे दिया। ठीक है जी, चलो आगे बताओ। तो ये बना दिया जी हमने। अच्छा ठीक, फिर और क्या चाह रहे हो? फिर मैं ये कह रहा हूं आपसे कि भाई साहब बता रहा हूं मैं आपको, इसका जो एवरेज है एक्स सीरीज का 10 है, तो कृपया करके मुझे सीरीज y का एवरेज बता दीजिए। कोई दिक्कत है क्या? प्रॉब्लम है, ये पढ़कर समझना, मतलब समझ में आना चाहिए इसका। यहां तक एग्जाम के क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए मैंने ये सारी कहानी पहले बताई आपको।
आई होप ठीक है, बिकॉज एवरेज इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन। तो जहां जहां x को चेंज करोगे, जो नई सीरीज बनेगी उसका एवरेज भी अकॉर्डिंगली चेंज होता जाएगा। बेटा ठीक है। अब आप एक काम करो फटाफट से, यानी मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखना आज के बाद कि y इज इक्वल टू, प्रेजेंटेशन करनी नहीं है मुझे, आप जैसे भी रफ में करके आंसर निकाल देना, लेकिन समझ के लिए दिमाग में क्या करोगे, y इक्वल टू एक्स प्लस वाई था, हाँ बोलो। तो अगर एवरेज ऑफ y निकालना है, कैसे निकालोगे सर? एक काम करते हैं, जो भी एवरेज ऑफ x था उसमें 5 ऐड कर दें, बात बन जाएगी। आंसर वुड बी, कैसे भी समझ लो, एक ही बात है, फटाफट से नोट करो, नोट करो। अभी बढ़ाऊंगा लेवल थोड़ा सा। इसमें भी और वैरायटी क्रिएट करेंगे थोड़ी सी, वहीं पर बुक में ऑपोजिट साइड पर लिखेंगे। बुक में लिखेंगे ऑपोजिट साइड पर। एवरेज बुक में ऑपोजिट साइड पर लिखेंगे इसको। प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेंगी, कोई तरीका नहीं है दूसरा, रटवा नहीं सकता मैं आपको, ना रटकर बात बनेगी। रट के तो घूमते रह जाओगे बस, यहाँ ऐसा क्यों और कहीं और कैसा क्यों। कहीं बोलूँगा मैं डिपेंडेंट है, इस चैप्टर में बोलूँगा कि वो चैप्टर इंडिपेंडेंट है, कहीं बोलूँगा मैं ओरिजिन पर डिपेंडेंट है, स्केल पर इंडिपेंडेंट है। तो वो समझना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल तो इसे नोट करो। बेटा हो गया नोट। एग्जाम्पल 2 लिखिए। एग्जाम्पल 2, इफ x and y are two variables related as y is equal to 5x minus 10 and average of x is 15, find average of y। क्या आप सीधा काम करके दे सकते हो मुझे? बोलो बेटा। करवाओ ना, फिर करवाओ फिर से काम सीधा, कि भाई हमें पता है y इज इक्वल टू 5x माइनस 10 है, तो यही रिलेशनशिप एवरेजेस में भी रहेगा। तो एवरेज ऑफ y इज इक्वल टू 5 टाइम्स एवरेज ऑफ x माइनस 10, एवरेज ऑफ x इज 15, तो माइनस 10, आंसर इज 65। सीधा कैलकुलेटर पर करके एग्जाम में कर सकते हो, मुझे एतराज नहीं है। तीसरा लिखेंगे एक और, वो बढ़िया है, वो मिलेगा एग्जाम में, ये नहीं मिलेंगे एग्जाम में। वहां तक लाने के लिए एग्जाम्पल 1 और 2 आवश्यक था। लिखें, if x and y are two variables related as, example 3, related as 2x plus 3y minus 12 equal to 0. Average of x is 18. Find average of y. ये मिलेगा एग्जाम में। सर ये क्या कह दिया आपने, समझ ही नहीं आ रहा है। तो अच्छा खासा चल रहा था क्वेश्चन, हमें लग रहा था आ गया समझ में, ये क्या ही विस्फोट कर डाला। बेटा बताना क्या करेंगे, x और y में रिलेशन दिया हुआ है कि x को अगर 2 टाइम्स कर दो, y को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो
उसमें से 12 माइनस कर दो तो 0 आएगा। ये तो बड़ा कठिन है समझना। बताओ क्या करें? यस, एक काम करते हैं ना, y को एक्सप्रेस कर लें इन टर्म्स ऑफ x, बात खत्म हो जाएगी। जैसे 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू 12/3 माइनस 2/3x। बताना बेटा ठीक है क्या? अब तो ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन बन गया, अब तो ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन बन गया। कर लो फटाफट से। हाँ जी, हाँ जो भी आ रहा है। माइनस के साथ जाएगा, माइनस तो आ ही नहीं सकता। एवरेज माइनस तो आ ही नहीं सकता। आ सकता है भाई, क्या दिक्कत है? नाउ एवरेज ऑफ y इज इक्वल टू 12/3 माइनस 2/3 इंटू एवरेज ऑफ x। दिस इज 4 और एवरेज ऑफ x कितना था? 18, 6 12 हो जाएगा। अरे बोलो, -8 इज द आंसर। यहां तक मुझे आपको लेकर आना था। बेटा बढ़े क्या? चलो अब करेंगे चैप्टर के अंदर एंटर। हम नोट कर लिया सबने बेटा? ये सुनिए, मैं अगर बात कर रहा हूं यहां पर आपसे टॉपिक एवरेजेस की, मेजर्स ऑफ एवरेजेस, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एवरेजेस की, यानी मेजर्स, टाइप्स का मतलब क्या है बेटा? तरीके, यानी मेजर्स। और एवरेजेस क्या था? ये सेंट्रल, बेटा चैप्टर के नाम पर पहुंच गए ना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, यानी टाइप्स ऑफ एवरेज की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास जितने भी एवरेजेस हैं, हम उन्हें दो कैटेगरी में डाल पाएंगे। या तो कहेंगे इन्हें मैथमेटिकल एवरेजेस, या बुलाएंगे इन्हें हम पोजीशनल एवरेजेस। नाउ व्हाट इज मैथमेटिकल? ये व्हाट का जवाब बाद में दूंगा। कौन कौन से आएंगे? 3 एवरेजेस इसमें कवर होंगे। AM नाम सुना है कि नहीं सुना है? क्या होता है ये? अरिथमेटिक मीन। दूसरा GM, ज्योमेट्रिक मीन। एंड लास्ट वन इज HM मतलब हार्मोनिक मीन। When it comes to positional averages, तो यहां पर आ जाएंगे दो, एक मीडियन एंड द अदर वन इज, ये है मेरा पूरा टॉपिक। बनाओ से ऑपोजिट साइड पर। समरी ये पढ़ना है मुझे पूरे चैप्टर में। वहीं पे सब बुक में बनाओ, बुक में ही करो सब काम, सब यहीं इकट्ठा हो जाएगा आपका। शुरू में मैंने हर चैप्टर में शुरू में पहले प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं और बाद में क्वेश्चन छापे हुए हैं। सब वहीं बनाओ, ऑपोजिट में ज़्यादा बेहतर रहेगा। सारी कंपाइलेशन एक साथ इकट्ठी रहेगी आपकी। जब रिवीजन करोगे तो ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, और जितनी बातें लिखवा रहा हूँ वो सब एग्ज़ाम में पढ़ के जाएंगे। 3 मैथमेटिकल एवरेज हैं, 2 पोजिशनल हैं। कुल मिलाकर चैप्टर को मैंने यानी
2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया और उनके भी फर्दर 5 ब्रेकअप हो गए। ये 5 टॉपिक मुझे 1 बाय 1 यहां पर आपके साथ कवर करने हैं। ये 5 टॉपिक मुझे आपके साथ अब 1 बाय 1 कवर करने हैं। स्टार्ट करेंगे। पहले पढ़िए मेरे साथ थोड़ी सी बातें यहां तक की। चलो जी पढ़ना बेटा एक बार, पेज नंबर 3 पर आइए। एवरेजेस। एवरेज इज अ सिंपल वैल्यू। कुछ भी याद करने मत बैठना, तो कुछ नहीं आना डेफिनेशन वगैरह, एमसीक्यू पेपर है, सिर्फ समझ के लिए है। पढ़िए। एवरेज इज अ सिंपल वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू विच इज रीयूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज इन अ सीरीज। सिंस द एवरेज लाइज बिटवीन द 2 एक्सट्रीम्स लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, इट इज समटाइम्स कॉल्ड एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। टाइप्स ऑफ एवरेजेस कितने हो सकते हैं? या तो मैथमेटिकल होंगे। मैथमेटिकल कौन कौन से? एएम, जीएम, एचएम। पोजिशनल कौन से? लिखो अर्थमेटिक मीन के आगे एएम ब्रैकेट में, जीएम, एचएम। मीडियन को रिप्रेजेंट करेंगे एम से और मोड को रिप्रेजेंट करेंगे जेड से। जेड, ये रहा जेड। ठीक है जी। आओ कॉमन प्रॉपर्टीज। इंपैक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या था? लिखो उसके ऊपर प्लस माइनस साइन लगाओ। प्लस माइनस ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन का मतलब प्लस माइनस साइन की बात कर रहे हैं। पढ़िए। इफ ऑल द आइटम वैल्यूज इन अ सीरीज आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय अ कांस्टेंट नंबर, देन एवरेज ऑफ द न्यू सीरीज विल बी ऑब्टेन्ड। कैसे मिलेगा? बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग द सेम कांस्टेंट नंबर विद द, इन अदर वर्ड्स एवरेज इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल ओरिजिन। समझ में आती है बात अब ये? नेक्स्ट पढ़िए। चेंज इन स्केल। लिखो स्केल के ऊपर, क्या मतलब है इसका? मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये लिख लेना इसके ऊपर। इफ ऑल द आइटम वैल्यूज इन अ सीरीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट नंबर, देन द एवरेज ऑफ द न्यू सीरीज विल बी ऑब्टेन्ड। कैसे मिलेगी एवरेज? बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द सेम constant number with the old average. In other words, average is dependent of change in scale. Clear है बात? If all the item values are constant, say k, then average कितना होगा? एक काम करो, इसके आगे ना ये छोटा सा ये बना लो, ये ऐसे लिखो, उसको काम आएगा बाद में, वहीं पे छोटा सा बना लो। ये मतलब है सारी आइटम वैल्यूज के हैं तो उनका एवरेज भी कितना हो जाएगा? के। और लिखो उसी में आगे, अब वहीं पर यहीं लिख लो। एवरेज ऑफ अ सीरीज कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो ऑल्सो। ये पढ़ा दिया मैंने आपको, लिख लो वहीं पर। एवरेज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। फिर लिखो वैल्यू ऑफ एवरेज कैन बी इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रल। नॉन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? नॉन इंटीग्रल कह लो या फ्रैक्शनल कह लो। लिखवाने का उद्देश्य यही है कि दिमाग में भी सेट हो जाएंगी बातें। कई बार तो डाउट ये हो जाता है नेगेटिव कैसे आ गया, ज़ीरो कैसे आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। जो बातें हो सकती हैं वो सारी मैंने यहाँ पर लिखवा दिया आपको। बेटा क्या यहाँ तक की बात ठीक है? चलिए, ये एक वर्ड था हमारे पास सिर्फ, एवरेजेस
सिर्फ एक वर्ड उठाया मैंने, एवरेजेस, और जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ कर दी। अच्छा, आप देख रहे होंगे शुरू में सिर्फ थ्योरी लिखी हुई है सारी, है कि नहीं है? प्रॉपर्टीज, पेज नंबर 12 तक प्रॉपर्टीज जा रही हैं। बोलो बेटा। उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। दिख रहा है आपको? ये जितनी प्रॉपर्टी वाले 12 पन्ने हैं ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्जी हैं सारे, ये नहीं आते एग्जाम में। कुछ थोड़े बहुत बीच में से काम के होंगे, लिखवा दूंगा। ये सिर्फ फॉर्मूले की प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक? कुछ कुछ इंपॉर्टेंट भी है, ऐसी बात नहीं है, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि शुरू में जो कंटेंट है, प्रॉपर्टीज, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक? जो हम शुरू करेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।